गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ रश्मि बेटा, आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है ना दोनों लोग को? बंटी, सौम्या बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? ज्वाइन करेगा क्लास, ठीक है? तब तक हम लिख लेते हैं आज हमको पढ़ना क्या है। आज हमको वैसे पढ़ना क्या था? डायटम्स। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे डायनोफ्लैजिलेट्स, तो आज पढ़ाएंगे आपको डायटम्स। डायटम्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप क्राइजोफाइटा। हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप पायरोफाइटा। आज हम पढ़ेंगे डायटम्स। डायटम्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा को हम बेसिलेरियोफाइटा भी बोलते हैं। चलिए बेटा, हम क्या है ये, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह ये भी यूनिसेलुलर है। किंगडम प्रोटिस्टा में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे सब माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक। सो दे आर माइक्रोस्कोपिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिजम्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनमें फ्लैजिला नहीं होते, दे लैक फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह इनमें फ्लैजिला नहीं होते, दे लैक फ्लैजिला। एक्सेप्ट इन द रिप्रोडक्टिव स्टेट। मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेट का मतलब ये हुआ जब ये रिप्रोडक्शन करते वक्त गैमीट्स बनाएंगे, उन गैमीट्स में फ्लैजिला हो सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव बॉडी होगा, मतलब मेन सेल होगा, रिप्रोडक्शन के बगैर, तब इनके पास फ्लैजिला नहीं होंगे। रहते कहाँ ही? दे ऑकर इन ऑल एक्वाटिक, ऑकर इन ऑल एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब पानी में रहेंगे।
ऑल मतलब फ्रेश वाटर में भी होते हैं कुछ डायटम्स और मैरीन वाटर में भी। तो दे ऑकर इन ऑल एक्वाटिक एंड मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जमीन पे भी रहेंगे, पानी में भी रहेंगे, लेकिन जमीन होनी चाहिए मॉइस्ट, नमी वाली। ठीक है जी। दे ऑकर इन ऑल एक्वाटिक एंड मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। नेक्स्ट फीचर, they may show gliding type of movement. Diatoms may show gliding type of movement. Gliding type of movement मतलब क्या है ये ग्लाइडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट? बेटा इनके जो सेल्स होते हैं ना, डायटम सेल्स, वो स्क्रीट करते हैं कुछ मिक्सचर जैसा, कुछ लिक्विड जैसा। उस लिक्विड को बेटा हम म्यूसिलेज बोलते हैं। ये एक गम जैसा सिक्रीशन होता है। उसी म्यूसिलेज सिक्रीशन से, गम जैसे सिक्रीशन से, ये मॉइस्ट सॉइल में या पानी में ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। स्विम नहीं करते। स्विम तब हम बोलते हैं जब इनके पास फ्लैजला होते। इनके पास फ्लैजला तो है नहीं, इसलिए ये पानी की लहरों के साथ, पानी के करंट्स के साथ ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड ये करते हैं बिकॉज दे हैव म्यूसिलेज in their cells. So they show gliding type of movements because of mucilage secretions. Mucilage secretions. ठीक है जी। नेक्स्ट वाला फीचर देखिए, इनका जो सेल है, बॉडी अगर मैं बोलूं, बॉडी मतलब सेल क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, तो देयर बॉडी is covered by a transparent, देखिए ट्रांसपेरेंट तो आप समझते ही हैं। Their body is covered by a transparent siliceous shell known as theca, known as frustule. ठीक है जी। मतलब क्या है इसका, कि इनके सेल्स के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। ये ट्रांसपेरेंट कवरिंग बेटा सिलिशियस होती है। सिलिशियस मतलब कंपोज्ड ऑफ सिलिका, कंपोज्ड ऑफ सिलिका। सिलिका एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा कंपाउंड है जो सिलिकॉन का और ऑक्सीजन का बना होता है। जो रेत होती है ना, सैंड, सैंड में भी बेटा सिलिका होता है। और जो हमारे घरों में शीशे लगे होते हैं, ग्लासेस, ग्लासेस में भी सिलिका होता है। तो सिलिका इनके शेल्स में होता है। शेल मतलब जो इनकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग होगी, वो सिलिका जैसी बनी होती है, सिलिका से बनी होती है। तभी हमने लिखा दे आर कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट सिलिशियस सेल। जब भी आप सिलिशियस वर्ड देखें तो जान लीजिए कि इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका। तो इनके बॉडी के बाहर एक शेल लगी होती है, दैट शेल इज सिलिशियस, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका। इसी शेल को, सिलिशियस सेल को फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। इस फ्रस्ट्यूल में बेटा दो पार्ट्स होते हैं। फ्रस्ट्यूल हैज टू हाफ, एपिथीका एंड हाइपोथीका। मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। फ्रस्ट्यूल को आप थीका भी बोल सकते हो। मतलब ये हुआ कि अगर ये डायटम सेल है, ये मान लीजिए डायटम है,
इस डायटम के बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होगा लाइक दिस। ये कवरिंग बेटा जी सिलिका का बना होगा। इस कवरिंग को हम थीका बोलेंगे, लेकिन इस कवरिंग का दूसरा नाम भी है फ्रस्ट्यूल। इस कवरिंग में बेटा दो हाफ है। ऊपर वाले हाफ को हम एपिथीका बोलेंगे और नीचे वाले हाफ को हम हाइपोथीका बोलेंगे। आपको शायद डायग्राम में सही से दिख रहा होगा। तो ये रहा फ्रस्ट्यूल का अपर हाफ। अपर हाफ इज नोन एज एपिथीका and lower half it is known as hypotheca and अंदर जो ये चीज है it is the cell of the diatom। एक और चीज आप डायग्राम में देख सकते हो, जो हाइपोथीका है वो एपिथीका के अंदर फिट हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे घर में कोई डिब्बा होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स के, या हमारे घर में सोप केस होता है, सोप केस में भी दो हाफ होते हैं जिसमें हम साबुन रखते हैं ना डब्बे में, बिल्कुल वही। जो नीचे वाला हाफ होता है सोप केस का वो ऊपर वाले हाफ में फिट होता है। तो एपिथीका अपर हाफ, हाइपोथीका लोअर हाफ। हाइपोथीका इज फिट इनटू द एपिथीका। ठीक है जी बेटा, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आंसर, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, हम आगे बढ़ेंगे। बंटी बेटा स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए। बोलेंगे, बोले हैं कि प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट्स आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स एंड कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स में आते हैं डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोफाइट्स। तो वही हम लिखेंगे, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब भाई ये फोटोसिंथेटिक हैं तो जाहिर सी बात है इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे। दे कंटेन पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स भी होंगे इनमें। कौन कौन सा पिगमेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन और एटोजेंथिन, डायटोजेंथिन एंड डायडाइनोजेंथिन। ये हैं इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी ग्रीन कलर के होते हैं, बीटा कैरोटीन इज येलो और फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन एंड डायडाइनोजेंथिन आर ब्राउन कलर्ड पिगमेंट्स। वैसे तो डायटम्स बेटा वेरियसली कलर्ड होते हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, लेकिन ज्यादातर डायटम्स येलोइश ब्राउन या गोल्डन ब्राउन आपको दिखेंगे, लेकिन सारे डायटम्स गोल्डन ब्राउन नहीं होते। मैंने पहले ही कहा डायटम्स आर वेरियसली कलर्ड, मतलब ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, कुछ तो रेड भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर डायटम्स बेटा येलोइश ब्राउन कलर की। व्हाई? क्योंकि इनमें प्रेडोमिनेंटली येलो और ब्राउन कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। येलो पिगमेंट्स बोले तो बीटा कैरोटीन,
ब्राउन पिगमेंट्स बोले तो फ्यूकोजैंथिन, डायटोजैंथिन एंड डायाडाइनोजैंथिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे ये फूड कैसे स्टोर करते हैं। रिजर्व फूड इनमें क्या है, वही हम बोलेंगे। इनका रिजर्व फूड मटेरियल, द रिजर्व फूड इज in the form of reserve food is in the form of oils। इनके सेल्स में ऑयल ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ल्यूकोसिन, ऑयल ग्रेन्यूल्स एंड ल्यूकोसिन। अब ये ल्यूकोसिन क्या है, ल्यूकोसिन का दूसरा नाम है बेटा क्राइजोलैमिनेरिन, क्राइजोलैमिनेरिन। तो हम ये बोलेंगे कि इनके सेल्स में फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन आल्सो नोन एज क्राइजोलैमिनेरिन। अब ये क्राइजोलैमिनेरिन क्या है बेटा, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इट इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड्स आप याद रखेंगे, पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। इतना ही नहीं, ये फूड स्टोर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूटिन ग्लोब्यूल्स या वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। इन वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स में बेटा जी प्रोटीन्स होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि फूड इनमें स्टोर रहता है बोथ ऑयल्स के फॉर्म में, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड है जिसका नाम है ल्यूकोसिन, उसके फॉर्म में, और प्रोटीन्स भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूटिन ग्लोब्यूल्स या वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन is binary fission। इनमें कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन है। कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन। अब देखिए बाइनरी फिशन इनमें कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं ये एक डायटम सेल बनाऊं, ठीक, और हमको अभी पता है, हमने देखा इस डायटम सेल के ऊपर ये रहा एपिथीका, और चलिए हम ब्लू कलर से ड्रॉ करेंगे, ये रहा इसका हाइपोथीका। ठीक है, जब ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होगा तो बेटा दो सेल्स बनाएगा। ये रहा एक डॉटर सेल और ये रहा दूसरा डॉटर सेल। ठीक है, बट बाइनरी फिशन से एपिथीका और हाइपोथीका ना बेटा सेपरेट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ये वाला हाइपोथीका है, ब्लू वाला, रेड वाला एपिथीका है, तो बाइनरी फिशन के टाइम पे सेल के तो दो डॉटर सेल्स बन गए, लेकिन एपिथीका और हाइपोथीका हो गए सेपरेट। एक डॉटर सेल के पास आया एपिथीका, मान लीजिए इसके पास एपिथीका आ गया, और दूसरे वाले डॉटर सेल के पास आया हाइपोथीका। इस बात को समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो डॉटर सेल्स ने एक्वायर किया एपिथीका एंड हाइपोथीका। एक डॉटर सेल में एपिथीका आया और दूसरे डॉटर सेल में हाइपोथीका आया। बेटा आप ये मानते हो क्या, एपिथीका का साइज हाइपोथीका से बड़ा होगा, तभी तो हाइपोथीका एपिथीका के अंदर फिट हो जाएगा, है ना। तीनों लोग ध्यान से सुनो, एपिथीका का साइज हाइपोथीका से बड़ा होता है, इसीलिए हाइपोथीका ना एपिथीका के अंदर फिट होता है। ज्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा बड़ा, क्योंकि फिट होना है ना नीचे वाले हाफ को ऊपर वाले हाफ में। ठीक है जी, तो एपिथीका इज स्लाइटली
बिगर इन साइज एज कंपेयर टू हाइपोथीका। तो मतलब ये हुआ, अगर मैं इस वाले डॉटर सेल को 1 लिखूं, इस वाले डॉटर सेल को 2 लिखूं, तो डॉटर सेल नंबर 1 ने हाइपोथीका एक्वायर किया, गेन किया। डॉटर सेल नंबर 2 ने एपिथीका, सॉरी, डॉटर सेल नंबर 2 ने हाइपोथीका गेन किया, डॉटर सेल नंबर 1 ने एपिथीका गेन किया। ठीक है ना? इसका मतलब डॉटर सेल 1 हल्का सा बड़ा होगा क्योंकि उसके ऊपर बड़ा एपिथीका आया, और डॉटर सेल 2 में स्लाइटली स्मॉलर साइज होगा क्योंकि उसने हाइपोथीका को गेन किया है। इतना मानते हो? अब देखो सीन क्या है। जो डॉटर सेल 1 है जिसने एपिथीका गेन किया, उसमें नया वाला हाइपोथीका बन गया। ये देखिए, ये बना नया वाला हाइपोथीका। क्लियर है? लेकिन डॉटर सेल 1 ने जो हाइपोथीका गेन किया था, क्या उसमें नया एपिथीका बनेगा? लॉजिकली तो बनना चाहिए, लेकिन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि जब भी एक डायटम सेल डिवाइड होगा, हाइपोथीका इज फॉर्म्ड, नॉट एपिथीका। न्यू हाइपोथीका बनेगा। हाइपोथीका will be formed, not एपिथीका। नया वाला सिर्फ हाइपोथीका बनेगा, एपिथीका नया बन नहीं सकता। ये आप याद रखेंगे। लेकिन हमारे पास सीन देखिए, इस वाले सेल के पास एपिथीका आया था तो इसने नया वाला हाइपोथीका बना दिया। बट इस वाले सेल के पास बेटा जी हाइपोथीका ही आया था, और नीचे हम लिखेंगे, नीचे हम लिखे हैं हाइपोथीका विल बी फॉर्म्ड, नया वाला एपिथीका कभी नहीं बन सकता। तो इस सेल के साथ पंगा हो गया ना सेल नंबर 2 के साथ। तो होगा क्या, जो सेल नंबर 2 है, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। सेल नंबर 2, इसका जो हाइपोथीका है, इट्स हाइपोथीका will act as एपिथीका। हाइपोथीका will act as एपिथीका। इसका हाइपोथीका एपिथीका की तरह काम करने लगेगा, मतलब ये एपिथीका ही है। समझ रहे बात? मतलब ये हुआ कि जो डॉटर सेल 2 है हमारे पास, इसमें हाइपोथीका आया तो था, लेकिन इसका हाइपोथीका एक्ट करेगा एज एपिथीका। राइट? तो मैं इसको रेड कलर से दिखा दूं, क्योंकि हमने एपिथीका रेड कलर से ही दिखाया था। इसका हाइपोथीका एक्ट करेगा एज एपिथीका, और नया क्या बनेगा? नया बनेगा वही हाइपोथीका, एंड न्यू हाइपोथीका इज फॉर्म्ड। तब वो नया वाला हाइपोथीका फिट हो पाएगा एपिथीका के अंदर। तो इट्स हाइपोथीका विल एक्ट एज एपिथीका एंड न्यू हाइपोथीका इज फॉर्म्ड। एंड न्यू, मेरे को बताओ ये समझ आया? हाँ बंटी, सौम्या, समझ आया ना? अब तुम लोग इसको ध्यान से एक बार देख लो, एक आध मिनट, मुझे बताओ साइज कौन से वाले सेल का छोटा होगा? सेल 1 का साइज छोटा होगा या सेल 2 का साइज? फिर से बता रहा हूं, मेरे पास सवाल है तुम लोग के लिए। डॉटर सेल नंबर 1 छोटा होगा या डॉटर सेल नंबर 2? टू। बंटी तुम बोलो। रश्मि ने भी 2 बताया। हाँ बेटा बंटी। सेल नंबर 1 छोटा होगा कि सेल नंबर 2? रश्मि सौम्या दोनों ने कहा 2। बंटी कहां गए? सेल नंबर 2 छोटा होगा या सेल नंबर 1? चले गए क्या?
चलो ठीक है, सेल नंबर 2 छोटा होगा। क्यों? पहले ही मैं बता चुका हूं, एपिथीका स्लाइटली लार्जर होता है एज कंपेयर टू हाइपोथीका। अब जब इस सेल का बाइनरी फिशन हुआ, डिवीजन हुआ, तो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2। सेल नंबर 1 के पास एपिथीका आ गया और सेल नंबर 2 के पास हाइपोथीका आ गया, मतलब छोटा वाला। तो सेल नंबर 2 ऑलरेडी छोटे साइज का ही बनेगा, नया बनेगा। देयरफॉर ये हाइपोथीका जो है ना, इट विल एक्ट एज एन एपिथीका। जब ये एपिथीका कन्वर्ट हो ही गया एपिथीका में, तो नया वाला क्या बनेगा? हाइपोथीका। वो इस वाले एपिथीका से छोटा ही होगा ना, इसका मतलब इस सेल का साइज होगा स्मॉलर। ठीक है, अब सोचो जरा, जब ये सेल 2 का फिर से डिवीजन होगा, सेल 1 का फिर से डिवीजन होगा, सेल 1 का फिर से जब डिवीजन होगा तो दो सेल्स अगेन बनेंगे। 1 2, इन दोनों में से फिर से 2 क्या होगा? स्मॉलर। इस सेल नंबर 2 का फिर से डिवीजन होगा तो फिर से दो बनेंगे, 1 एंड 2। उनमें से 2 इस 2 से छोटा होगा। समझ रहे हो बात? चलिए, सेल नंबर 2 का डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनेंगे, 3 एंड 4। उनमें से 4 वाला जो होगा, 3 वाला तो इस 2 के बराबर होगा, लेकिन 4 वाला इस 2 से छोटा होगा। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब हर बाइनरी फिशन के बाद सेल्स का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। हर डिवीजन के बाद सेल्स का साइज कम होता जा रहा है, होता जा रहा है ना? यस और नो? यस। तो पहले एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, अगले पेज पे फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ बंटी, कहाँ चले गए? हेलो, हाँ बंटी, सुनाई दे रही है आवाज? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने सीखा बेटा? हमने ये सीखा कि अगर एक बाइनरी डायटम सेल में बाइनरी फिशन होगा, मान लीजिए पी सेल है, पी मतलब पेरेंट सेल, इसके पास ये रहा एपिथीका और ये रहा इसके पास हाइपोथीका। ठीक, जब इसका बाइनरी फिशन हुआ तो दो सेल्स बने, एक को हम बोलेंगे सेल नंबर 1 और दूसरे को बोलेंगे सेल नंबर 2। सेल नंबर 1 के पास एपिथीका आ गया और नया उसने जनरेट कर दिया हाइपोथीका। सेल नंबर 2 के पास बेटा हाइपोथीका आया, लेकिन वो हाइपोथीका करेगा एक्ट एज एपिथीका और नया बनेगा हाइपोथीका। तो मतलब दिस सेल विल बी स्मॉलर। जब इस वाले सेल का फिर से बाइनरी फिशन होगा तो अगेन दो सेल्स बनेंगी। चलिए इसका नाम हम 3 रखेंगे और इस थीका ही आया और नया ये जनरेट करेगा हाइपोथीका, क्योंकि पुराना वाला हाइपोथीका जो था दैट विल एक्ट एज एपिथीका। तो अगेन इसका साइज होगा स्मॉलर। ठीक है, इसका डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनेंगे। चलिए इन दो सेल्स का हम नाम रखते हैं 4 एंड 5। 4 के पास एपिथीका आया और ये जनरेट करेगा नया वाला हाइपोथीका, मतलब ये 4 इसके बराबर होगा साइज में। और 5 के पास हाइपोथीका आया था, लेकिन वो हाइपोथीका एक्ट करेगा एज एपिथीका और नया वाला बनेगा हाइपोथीका, मतलब इसका साइज होगा स्मॉलर। ठीक है जी,
मतलब इन 4 सेल्स में सबसे छोटे साइज का ये होगा, सबसे बड़े साइज का ये वाला और ये वाला होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है विथ एवरी बाइनरी फिशन, with every binary fission, size of daughter cells goes on decreasing. अब आप मुझे बताइए बेटा, अगर हर बाइनरी फिशन डिवीजन के बाद डॉटर सेल्स का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब ये डॉटर सेल पूरे का पूरा खत्म ही होगा। ये ऑलरेडी माइक्रोस्कोपिक है, ऑलरेडी बहुत छोटा है। अगर ऐसा होते ही रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर डिवाइड होने के लिए, है ना। लेकिन उसके लिए भी ऊपर वाले ने कुछ सीन यहाँ पर रखा है, उसके लिए भी भगवान ने कुछ इनके पास मेथड रखा है। जैसे ही बहुत बार बाइनरी फिशन हुआ, सेल डॉटर सेल्स का साइज बहुत छोटा हुआ, तो एक लिमिट हो गया, उसके बाद बाइनरी फिशन रुक जाएगा। ठीक है, तो with every binary fission, size of daughter cells goes on decreasing, and after certain limit of decrease in size, after certain limit of decrease in size, binary fission stops. Binary fission stops. अब बाइनरी फिशन स्टॉप हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो ये बहुत छोटे छोटे सेल्स बन चुके हैं बेटा, वो रिजुविनेट हो जाएंगे। रिजुविनेट मतलब उनका साइज नॉर्मल हो जाएगा। द नॉर्मल साइज इज रेस्टोर्ड, एंड नॉर्मल साइज इज रेस्टोर्ड by the formation of, जो बहुत ही छोटे सेल्स बन चुके हैं वो फिर नॉर्मल साइज रिगेन करेंगे। कैसे? वो बनाएंगे कुछ सेल्स, कुछ स्पोर्स। उन स्पोर्स को बेटा हम ऑक्सोस्पोर्स बोलते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोस्पोर्स। वो छोटे सेल्स ऑक्सोस्पोर्स बना देंगे, ऑक्सोस्पोर्स में कन्वर्ट होंगे, और यही ऑक्सोस्पोर्स को हम रीजुवेनेसेंट स्पोर्स बोलते हैं। रीजुवेनेसेंट या रेस्टोरिंग स्पोर्स। रिजुवेनेसेंट का मतलब रिजुविनेशन वाले स्पोर्स, रिजुविनेशन का मतलब बेटा रिन्यूअल। इनका साइज वापस से रेस्टोर हो जाएगा, रिन्यू हो जाएंगे। जब ये रिन्यू हो जाएंगे फिर से बाइनरी फिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बाइनरी फिशन से बेटा इनका क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। और ये जो ऑक्सोस्पोर्स है, इनसे क्या हो रहा है, ऑक्सोस्पोर्स से नॉर्मल साइज वापस मिल रहा है इनको। जब बहुत ही सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे आफ्टर अ नंबर ऑफ डिविजन्स, तो फिर इनको नॉर्मल साइज रिगेन करने के लिए ऑक्सोस्पोर्स बनाने पड़ते हैं। वही ऑक्सोस्पोर्स इनके नॉर्मल साइज को रिगेन करते हैं। ठीक है जी, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। नहीं, हाँ रश्मि क्या प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए बेटा। बंटी कहाँ हो? अगर हो वहां पर तो स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो, नहीं तो हम समझेंगे तुम क्लास में नहीं हो। ठीक है ना? अच्छा जी,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन मैंने आपको बता दिया बेटा, बाइनरी फिशन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखें मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें कौन सा है? बाइनरी फिशन। और बाइनरी फिशन कौन सा रिप्रोडक्शन बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ कुछ डायटम्स में बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स फ्यूज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देम इज बिकॉज ऑफ आइसोगैमी। इट ऑकर्स by the method of isogamy. Method of isogamy. And it can occur also by the method of oogamy. अब आप बोलेंगे सर आइसोगैमी और ऊगैमी क्या है? बिल्कुल मैं पिछली बार बताया हूं, आज भी बताऊंगा, लेकिन आज लास्ट टाइम बताने वाला। देखिए, अगर ये एक मेल गैमीट है, ये रहा बेटा फीमेल गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे, हैप्लॉइडी होते हैं गैमीट्स, हैं जी। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होगा तो एक 2n मतलब डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसको अपन जाइगोट बोलते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन को हम सिंग्यामी भी बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बेटा अगर इस सिंग्यामी में फ्यूज होने वाले गैमीट्स, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, ये फ्यूज होने वाले गैमीट्स हैं, अगर फ्यूज होने वाले गैमीट्स सिमिलर थे, यहां लिखूंगा मैं, इफ फ्यूजिंग गैमीट्स आर सिमिलर। अगर जीन्स के हिसाब से देखेंगे तो जीन्स के हिसाब से फ्यूजिंग गैमिट्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग जीन्स कैरी करते हैं। याद रहे, जब भी गैमिट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, तो फ्यूजिंग गैमिट्स जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। जेनेटिकली डिफरेंट मतलब उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होंगे। लेकिन अगर फ्यूजिंग में अपीयरेंस भी सेम है, अपीयरेंस मतलब फिजिकल अपीयरेंस, इफ फ्यूजिंग गैमिट्स आर सिमिलर in physical appearance, अगर फ्यूजिंग गैमीट्स फिजिकल अपीयरेंस में सेम दिखते हैं, इस वाले सिंग्यामी को हम बेटा आइसोगैमी बोलते हैं, क्योंकि आइसो मतलब सेम। तो ये हुआ बेटा जी आइसोगैमी। आप देख सकते हैं मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों का साइज लगभग सेम, दोनों का शेप लगभग सेम। लेकिन अगर फ्यूजिंग गैमीट्स इन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में वो डिफरेंट है, जेनेटिकली तो डिफरेंट होंगी, चाहे आइसोगैमी हो या एनाइसोगैमी हो। अगर फ्यूजिंग गैमीट्स फिजिकली डिफरेंट है, देन उस वाले सिंग्यामी को हम बोलेंगे बेटा एन आइसोगैमी। और एन आइसोगैमी में हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये रहा फीमेल गैमीट, चलिए बेटा ये रहा मेल गैमीट। अब देख लीजिए, ये मेल, ये फीमेल है ना, तो फ्यूजिंग गैमीट्स का साइज भी डिफरेंट, शेप भी डिफरेंट। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो ये भी बेटा जी जाइगोट ही बना देंगे, जाइगोट 2n वाला जाइगोट, क्योंकि ये खुद क्या है, हैप्लॉइड। तो फ्यूजिंग गैमीट्स बेटा डिफरेंट है, ऐसे वाले सिनगैमी को हम एनाइसोगैमी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने ऊगैमी लिखा। ऊगैमी का मतलब क्या है? ऊगैमी इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। क्या है ये ऊगैमी, हम आपको बताते हैं, देखिए अलग कलर से हम लिखेंगे। इफ
मेल गैमीट इज मोटाइल। अगर मेल गैमीट मोटाइल है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता हो, एंड फीमेल गैमीट स्टेशनरी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा, इस वाले एनाइसोगैमी को बेटा हम ऊगैमी बोलते हैं। चलिए मैं यहां पर दिखाऊंगा, इधर देखिए, ये देखिए मेल फीमेल गैमीट, ये रहा, ये रहा मेल गैमीट। मेल गैमिट के पास एक लंबा सा टेल है, फ्लैजलम है, ये टेल की मदद से मूव करता है। तो ये रहा मोटाइल मेल गैमीट। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तब जाके बेटा जायगोट बनेगा। ऐसा वाला फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म ए जायगोट इन विच मेल गैमीट मोटाइल और मेल गैमीट खुद चल के स्टेशनरी फीमेल गैमीट के पास जाके उसके साथ फ्यूज होगा। ये एनाइसोगैमी ही है, लेकिन इस वाली एनाइसोगैमी को, जिसमें मेल गैमीट मोटाइल है, इस वाली एनाइसोगैमी को बेटा जी हम ऊगैमी बोलते हैं। क्या? इट इज ऊगैमी। और मैंने क्यों कहा कि इट इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी, आप देख ही सकते हैं, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट में शेप और साइज का भी डिफरेंस है। इसमें फ्लैजला है, इसका शेप ही अलग, और फीमेल गैमीट का शेप अलग। दैट इज व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अगर होगा तो वो कौन से मेथड से होगा? या तो आइसोगैमी से या तो ऊगैमी से, मतलब दोनों, आइसोगैमी एनाइसोगैमी। लेकिन एनाइसोगैमी कौन सा वाला? ऊगैमी टाइप ऑफ एनाइसोगैमी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हो गया ना? बंटी अगर तुम वहां हो तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, नहीं तो हम समझेंगे तुम क्लास में नहीं हो। बार बार बोल रहा हूं मैं। चलिए बेटा, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा जी डायटम्स ना डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि मैंने कहा था, डायनोफ्लैजिलेट्स हैप्लॉयड होते हैं, लेकिन डायटम्स डिप्लॉयड होते हैं। डायटम्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। जनरली डायटम्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, एक आध डायटम हैप्लॉयड हुआ तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ज्यादातर डायटम्स डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है? अब जब ये डिप्लॉयड होंगे तो इनका लाइफ साइकिल कैसा होगा? देखिए, मान लीजिए बेटा ये एक डायटम है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डायटम। ये डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड मतलब हम 2n लिखेंगे। ठीक है? ये डिप्लॉयड डायटम गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, और ये मान लेते हैं फीमेल गैमीट। मैंने आपको बताया गैमीट्स कैसे होते हैं। बताइए बेटा, गैमीट्स हैप्लॉयड होंगे कि डिप्लॉयड? हाँ, गैमीट्स हैप्लॉयड होंगे कि डिप्लॉयड? सौम्या, रश्मि, बेटा याद रखें, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। क्या है? हैप्लॉयड। एक मिनट बेटा, एक मिनट।
हाँ जी बेटा, तो क्या हमने कहा गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, तो हैप्लॉइड मेल गैमीट बना, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बना। आप अब खुद ही बताओ कि डायटम खुद डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनने के लिए। हाँ बेटा, मैंने ही बंद कर रखी थी आवाज, अभी आ रही है ना? अभी आ रही ना आवाज बेटा? मैंने ही बंद रखा था सौम्या। हाँ, तो मैंने क्या बोला, डायटम एक अडल्ट डायटम सेल खुद था डिप्लॉइड और इसने हैप्लॉइड गैमीट बना दिया, हैप्लॉइड मेल गैमीट, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। आप ही बताओ, जब डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेगा तो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस? काफी बार पढ़ा चुका हूं, काफी बार बताया हूं आपको। डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेगा, डायटम डिप्लॉइड है, इससे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा तो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस या मियोसिस? सौम्या, रश्मि, सौम्या ने कहा माइटोसिस या मियोसिस लिखा है? हाँ सौम्या बेटा, माइटोसिस लिखा है कि मियोसिस? मियोसिस का स्पेलिंग होता है MEIOSIS। रश्मि तुम बोलो बेटा, जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनना है, जब डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होके हैप्लॉइड सेल बनना है तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस? नहीं जी बेटा, आपको याद नहीं है, याद रखें, जब भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनने वाला होगा तब होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। लेकिन अगर डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनेगा और हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनेगा, मान लो पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी डिप्लॉइड बनेंगे, या पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड बनेंगे, तब डिवीजन होता है माइटोसिस। समझ रहे हैं बात? बट अगर डिप्लॉइड सेल से, डायटम डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनेगा तब डिवीजन होगा मियोसिस। ठीक है जी, ठीक है ना सीन? हाँ, अब देखो गैमेट्स के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी बोलेंगे या सिनगैमी भी बोलेंगे। अभी मैंने आपको बताया इनमें सिनगैमी दो तरह से हो सकती है, oogammy एंड आइसोगैमी। कुछ कुछ डायटम्स में आइसोगैमी होता है, कुछ कुछ डायटम्स में oogammy होता है, ठीक है ना? तो ये सिंगैमी कैन बी oogammy और आइसोगैमी। इस सिंगैमी से बेटा बन गया जायगोट, ये बना जायगोट, एन और एन फ्यूज होके 2N बना दिया तो जायगोट होगा डिप्लॉइड। ठीक है, अब इसी डिप्लॉइड जायगोट का ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद ये मैच्योर होगा और बना देगा डिप्लॉइड डायटम। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन of zygote results in the formation of a diploid diatom। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ कि लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे खत्म। इस लाइफ साइकिल में मेन डोमिनेंट फेज कौन सा है? डोमिनेंट फेज 2N वाला फेज है या N वाला फेज? देखो जाइगोट 2N, अडल्ट भी 2N था तो डोमिनेंट फेज 2N, 2N डिप्लॉयड है। ऐसा वाला लाइफ साइकिल जिसमें 2N मतलब डिप्लॉयड फेज डोमिनेंट होगा, ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डायनोफ्लैजेलेट्स में मैंने कहा था हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और यहां पर हम बोल रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ मियोसिस यहां पर कहां हुआ? मियोसिस बना गैमीट बनने के टाइम पे, मियोसिस हुआ गैमीट बनने के टाइम पे, हुआ ना? तो ये था गैमीट फॉर्मेशन। मियोसिस ऑकर्स एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ऐसा वाला मियोसिस जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होगा, ऐसे वाले मियोसिस को बेटा जी हम बोलेंगे गैमीटिक मियोसिस।
है जाइगोट बनने के बाद, उस मियोसिस को हम जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ अलग ही सीन है, यहाँ मियोसिस गैमेट बनने के टाइम पे होगा, इस मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस। तो आप याद रखेंगे, जब भी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगा तब खुद इंडिविजुअल डिप्लॉयड होगा और मियोसिस होगा गैमेट बनने के टाइम पे, तो गैमेटिक मियोसिस। लेकिन जब लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगा तब क्या होगा, तब उल्टा होगा, तब इंडिविजुअल खुद अडल्ट खुद हैप्लॉइड होगा और मियोसिस होगा जाइगोट में, तो वो वाला मियोसिस हो गया जाइगोटिक मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और जाइगोटिक मियोसिस होता है किनमें, डायनोफ्लैजिलेट्स में। हाँ, वहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, नॉक्टिल्यूका लाइक, नॉक्टिल्यूका में बिल्कुल यही वाला लाइफ साइकिल आपको मिलेगा जो डायटम्स में होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। आगे बढ़े हम। चलिए बेटा, आपने बेटा अगर ध्यान दिया होगा, मैंने आपको जब बताया डायटम्स में पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वहां पर मैंने फ्यूकोजेंथिन भी लिखा था। आप अपने स्क्रीनशॉट में चेक कर सकते हो, फ्यूकोजेंथिन लिखा है आपने, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और क्या लिखा, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन एंड डायडायनोजेंथिन लिखा है ना। अगर आपको बेटा याद होगा तो फ्यूकोजेंथिन तो डायनोफ्लैजिलेट्स में भी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट्स के साथ रिजेंबल करते हैं इन हैविंग फ्यूकोजेंथिन। डायटम्स resemble dinoflagellates in having fucoxanthin. In having fucoxanthin. Okay. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डायटम सेल्स मर जाती है, जब ये मर जाते हैं तो ये सी के बॉटम पे, समुद्र के तट पे ना डूब जाते हैं। तो सेल तो मर गया, लेकिन सेल के बाहर एक कवरिंग है, आपको याद होगा, उस कवरिंग को हम फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। वो फ्रस्ट्यूल बेटा सिलिका का बना होता है ना। ये सिलिका ना खत्म नहीं होता, सिलिका ऑफ डायटम्स, the frustules of diatoms do not decay, वो नहीं सड़ते। आफ्टर देयर डेथ, सेल मर गया, काम खत्म, वो सड़ गया, तो बचा खाली फ्रस्ट्यूल, वो डिके नहीं होता, सड़ता ही नहीं। फिर क्या होगा, वो समुद्र के तट पे या सॉइल के साथ मिक्स होता है, और ऐसी वाली सॉइल जिसमें बहुत सारा सिलिशियस फ्रस्ट्यूल मिल चुका है, ऐसी वाली सॉइल को बेटा हम बोलते हैं डाइएटोमाइट, या इसको बोलते हैं डाइएटोमिशियस अर्थ। तो फ्रस्ट्यूल्स ऑफ डायटम्स डू नॉट डिके आफ्टर डेथ, बट दे पाइल अप। पाइल अप मतलब जमा हो जाते हैं, पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर। At the bottom of water and form diatomaceous earth, diatomaceous earth, diatomaceous earth को हम डाइएटोमाइट भी बोलते हैं।
डाईएटमाइट, ये डायटमाइट या डायटमेशियस अर्थ बेटा बहुत ही यूजफुल चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है ये, इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत जबरदस्त है। ठीक है, क्या क्या यूज है इसका हम लिखते हैं। डायटमेशियस अर्थ हम यूज कर सकते हैं साउंड प्रूफ रूम्स बनाने के लिए, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड प्रूफ रूम्स। सीमेंट मिला दिया तो ऐसा रूम बनेगा कि अंदर आप बैठे हो, बाहर कौन सी आवाज आ रही है आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है जी। डायटमाइट को हम पेंट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इट इज एडेड टू पेंट्स फॉर एनहांसिंग देयर विजिबिलिटी। पेंट्स में डाले, उस पेंट से दीवार को रंगा, तो दीवार को पेंट किया, उस दीवार में बहुत ही स्मूथनेस और चमक आ जाएगी। फॉर एनहांसिंग विजिबिलिटी मतलब इतना स्मूथ होगा कि उसमें चेहरा भी दिख सकता है, धुंधला धुंधला। ठीक है, इस डायटमाइट से हम शीशे की चीजें भी बना सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लासवेयर। ग्लासवेयर, ठीक है। इतना ही नहीं, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ, एक मिनट, प्रोडक्शन ऑफ टीथ व्हाइटनर्स। टीथ व्हाइटनर्स, जो टूथपेस्ट में व्हाइटनर्स डाले जाते हैं जिनसे दांत सफेद हो जाते हैं, वो भी डायटमाइट से ही बनते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट डायटम्स। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले पेज पे हम यूग्लिनोफाइट्स के बारे में बताएंगे। जल्दी कीजिए बेटा। तो नेक्स्ट हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स का एक और ग्रुप है जिनको हम यूग्लिनोइड्स बोलेंगे। यूग्लिनोफाइट्स और यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोफाइट्स या हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, अगेन वही, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूकैरियोटिक, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट्स, फ्रेश वाटर में रहेंगे, याद रखिए। लेकिन they also live in damp soil, moist soil. इनमें सेल वॉल नहीं होता बेटा, दे लैक सेल वॉल। डायटम्स में सेल वॉल होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल होता है, उनके सेल वॉल को हम थीका बोलते हैं, लेकिन यहां पर सेल वॉल नहीं होता, दे लैक सेल वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूग्लिनोफाइट्स में सेल वॉल नहीं होता।
ठीक है जी, मैं एक अच्छा सा डायग्राम ढूंढ के लाता हूं यूग्लिनोफाइट्स के यूग्लिना का, उसी से हम एक्सप्लेन करेंगे। बस मुझे डायग्राम लाने दो। ये हम यहाँ पर डायग्राम को पेस्ट कर देंगे। यूग्लिना का आप डायग्राम देख सकते हो, खूबसूरत सा डायग्राम हमने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। आप देख सकते हो इसके एक्सटर्नल कवर होता है। अगर ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपको दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बेटा जी एक पतली सी कवरिंग है, प्रोटीनेशियस कवरिंग, दैट कवरिंग इज नोन एज पेलिकल, बट सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, ये अगर इनका पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड समझते हो ना, पोस्टीरियर साइड समझते हो, पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड मतलब बैक साइड, पिछला वाला। जैसे अगर हम एक कुत्ते को या एक टाइगर को चलते हुए देखेंगे तो जिस साइड से उसका हेड होगा वो एंटीरियर एंड होगा, जिस साइड से उसकी टेल होगी वो पोस्टीरियर एंड होगा। मतलब इनका आगे वाला एंड ये वाला है जहां पर फ्लैजेलम लगा है। तो पोस्टीरियर एंड पे आप देखिए साइटोप्लाज्म में काफी सारी चीजें दिख रही होंगी, एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। साइटोप्लाज्म है ही है। देन क्लोरोप्लास्ट, सबको पता है क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, आपको भी पता होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे और वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेंगे। फोटोसिंथेटिक है ना, ये अपना फूड खुद बनाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट तो होना ही चाहिए। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट। तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ओके। इसके बाद देखिए बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन मिलेगा आपको। माइटोकॉन्ड्रियन क्या काम करेगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रियन को हम बोलते हैं एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर एनर्जी बनती है, जो सेल खाना खाएगा या सेल के अंदर जो फूड होगा उस फूड का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर होगा, तब जाके एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी निकलेगी बेटा जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, ये रहा एक, यहाँ पर एक है, बहुत सारे होते हैं। और बाकी सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल की जैसी होती हैं। गोल्गी apparatus है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने में मिलेगा, लाइसोसोम्स हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है। पोस्टीरियर एंड में नहीं होगा, एंटीरियर एंड में होगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंट्रक्टाइल वैक्यूल, आपको याद रखना पड़ेगा, कंट्रक्टाइल वैक्यूल इनमें ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा। मैं शायद आपको ऑस्मो रेगुलेशन बता चुका हूं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है बेटा सेल के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखना। अगर सेल के अंदर, यूग्लिना के अंदर बहुत सारा पानी आ गया तो उतना ही पानी रहेगा जितना इसको जरूरत है, बाकी सारा पानी रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रक्टाइल वैक्यूम। और अगर सेल के अंदर पानी कम है तो ये कम पानी कंट्रक्टाइल वैक्यूल को स्टिमुलेट करेगा, कंट्रक्टाइल वैक्यूल फिर सेल को बोलेगा कि और पानी पी लो। ठीक है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर ये मैंने रेड से मार्क किया, चलो मैं दूसरे कलर से मार्क करता क्योंकि रेड वहां पर काफी सारा पहले ही है, ऑरेंज कलर से मार्क करता।
ये देखिए बेटा, यहां पर जहां पर मैंने ऑरेंज कलर स्पॉट ड्रॉ किया, यहां पर दिख रहा है ना ऑरेंज स्पॉट दोनों? यस, वेरी गुड। ये ऑरेंज कलर का जो मैं स्पॉट बेटा बनाया हूं, व्हाट इज दिस? दीज आर द बेसल बॉडीज। दो बेसल बॉडीज होती है, कितनी? दो। आप देख ही सकते हैं, दो बेसल बॉडीज। ये बेसल बॉडीज बेटा दो छोटे छोटे फ्लैजिला को जन्म देंगी। इनसे दो छोटे फ्लैजिला अराइज होंगे। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। ये रहा एक फ्लैजिलम, मैंने पर्पल कलर से आपको दिखाया। ये रहा दूसरा फ्लैजिलम। तो बेसल बॉडीज कितनी होती हैं? टू। एंड दीज टू बेसल बॉडीज गिव राइज टू हाउ मेनी फ्लैजिला? टू फ्लैजिला। याद रहे, बेसल बॉडी से फ्लैजिला ही अराइज होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का बेसल बॉडी, बेसल ग्रेन्यूल भी बोल सकते हो। किस चीज का बना था? वो प्रोटीनेशियस रिंग्स होते थे। उन्हीं प्रोटीनेशियस रिंग्स और एक्सल जो हैंडल होता था, उन सब चीजों को हम बेसल ग्रेन्यूल बोलते थे। यहां पर भी सेम कहानी। जस्ट ये एक रिजर्वायर आपको दिख रहा है, ये रिजर्वायर है। सेल के एंटीरियर एंड पे आपको एक रिजर्वायर दिखेगा। रिजर्वायर के पीछे दो बेसल बॉडीज होंगे। इन्हीं बेसल बॉडीज से अराइज होंगे दो फ्लैजिला। लेकिन ये दोनों फ्लैजिला एक जगह पर मिलते हैं, आप देख रहे हो सेल में। दे ज्वाइन टुगेदर एट सम प्लेस। ऑरेंज से ही आपको दिख रहा होगा, ये दोनों फ्लैजिला एक पॉइंट पे रिजर्वायर के अंदर ही ज्वाइन होते हैं। जिस जगह पर ये दो फ्लैजिला ज्वाइन होते हैं, उस पॉइंट, उस जिस चीज की वजह से ज्वाइन होते हैं, उस चीज को बेटा बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी, ठीक है। हाँ, फिर पैराफ्लैजिलर बॉडी से बाहर एक ही फ्लैजिलम आएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिंगल फ्लैजिलम कम्स आउट फ्रॉम द रिजर्वायर। नहीं तो दो बेसल बॉडीज से दो फ्लैजिला अराइज होते हैं, लेकिन बाहर आपको केवल एक ही आता हुआ दिखाई देगा। और यही फ्लैजिलम बेटा इसको मदद करता है पानी में, डैम्प सॉइल में मूव करने के लिए। इट इज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। फ्लैजिलम की बात करें तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो पैराफ्लैजिलर बॉडी एक ऐसी प्रोटीनेशियस थिकनिंग है जिसके पास, जिसके थ्रू दो फ्लैजिला जो बेसल बॉडी से अराइज हुए थे, दो फ्लैजिला एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। एंड बाहर एक ही फ्लैजिलम आता है एंटीरियर एंड के रिजर्वायर से। एक और चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी, शायद आप देख पा रहे हो डायग्राम में, जरा ढूंढ के मुझे बताओ। आई स्पॉट, ये रहा आई स्पॉट। आई स्पॉट इज ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा, है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं, आई स्पॉट। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा। अब बोलेंगे सर क्या चीज है ये? अच्छा, हम लोगों में आंखें होती है ना, हम आंखों से क्या डिटेक्ट करते हैं, क्या चीज? आंखों से हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अगर हमारी आंखें नहीं होती तो कितना भी लाइट सन से आता हो, हम लोग चीजों को देख नहीं पाते थे, है ना। दैट्स वाई हमारे में आंखें, आंखें हमारी फोटो सेंसिटिव है। फोटो मतलब लाइट, सेंसिटिव मतलब लाइट को ये सेंस कर पाते हैं। इसी तरह इनमें भी आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट एक फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है जी। मतलब लाइट जब आएगी तो ये इसी आई स्पॉट की मदद से उस लाइट को सेंस करेंगे। यहां पर लिखा है ना फोटो रिसेप्टर, हल्का सा इसने
थोड़ा सा, गलत भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा दूर दूर इनको लिखा है। आई स्पॉट और फोटो रिसेप्टर दोनों एक ही चीज है बेटा। आई स्पॉट और पैराफ्लैजेलर बॉडी जो है ना, दोनों एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन काम देखें तो काम दोनों का एक ही। फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर मैंने बोला, आप फोटो रिसेप्टर भी लिख सकते हो। आई स्पॉट एक फोटो रिसेप्टर है, मतलब लाइट की वजह से ये स्टिमुलेट होगा, लेकिन अकेला आई स्पॉट लाइट की वजह से स्टिमुलेट नहीं होता। पैराफ्लैजेलर बॉडी भी आई स्पॉट का ही एक पार्ट है। फिर से बताता हूं, आई स्पॉट प्लस पैराफ्लैजेलर बॉडी दोनों एक फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं। जब लाइट आएगी तो लाइट सेंस होती है बाय मींस ऑफ दीज टू थिंग्स। लाइट को सेंस करते हैं, पहचानते हैं पैराफ्लैजेलर बॉडी प्लस स्टिग्मा प्लस आई स्पॉट। मतलब अगर दोनों में से एक को निकाल दिया जाए तो फिर ये लाइट को सेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आई स्पॉट को निकाल दिया जाए, फोटो रिसेप्टर या पैराफ्लैजेलर बॉडी को रखा जाए, तो फिर ये लाइट को सेंस नहीं कर पाएंगे। अगर पैराफ्लैजेलर बॉडी को निकाल दिया जाए, आई स्पॉट को रखा जाए, तब भी ये लाइट को सेंस नहीं कर पाएंगे। लाइट सेंसिंग के लिए, लाइट को सेंस करने के लिए इनको दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, पैराफ्लैजेलर बॉडी एंड आई स्पॉट स्टिग्मा। ये दोनों फोटो रिसेप्शन का काम करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं ये। तभी मैंने कहा आई स्पॉट इंक्लूडिंग, या लिखूं मैं आई स्पॉट प्लस पीएफबी। पीएफबी बोले तो पैराफ्लैजेलर बॉडी। ये दोनों चीजें क्या है बेटा? बोथ कलेक्टिवली आर फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, लाइट को रिसीव करते हैं, लाइट को पहचानते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसको लाइट को पहचानने की क्या जरूरत है? अभी पता चल जाएगा वो भी, है ना। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं अगले पेज पे बताऊंगा लाइट को सेंस करने की जरूरत क्या है। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। पूरा ध्यान से देखो इसको, अगर कहीं पे डाउट है तो मुझे बताओ। एक मिनट बेटा, मैं म्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट। हाँ जी बेटा, इसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आगे बढ़ूं फिर? अच्छा जी, चलो चलते हैं आगे। अब देखो, तो क्या बोला मैंने, इनके पास होता है स्टिग्मा। कहां पर होता है मैंने आपको दिखाया, एंटीरियर एंड पे। स्टिग्मा इज ऑल्सो नोन एज आई स्पॉट। है जी। देखिए, अगर फिर से मैं डायग्राम आपको याद दिला दूं तो कुछ ऐसा डायग्राम हमारे युगलिना भाई साहब के पास था। ये यहां पर एक बेसल बॉडी, दूसरी बेसल बॉडी, दो बेसल बॉडीज से दो फ्लैजिला अराइज हुए। ये दोनों फ्लैजिला एक प्रोटीनेशियस थिकनिंग के पास जाके ज्वाइन हो गए और बाहर केवल एक ही फ्लैजिला आया। ये रहा बाहर वाला फ्लैजिलम। ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर बेटा एंटीरियर एंड में होगा, आगे वाले अगले वाले एंड में। इस रिजर्वायर में पैराफ्लैजेलर बॉडी के नजदीक, लेकिन पैराफ्लैजेलर बॉडी खुद कहां पर है? रिजर्वायर के अंदर। रिजर्वायर के बाहर यहां पर ये मिलेगा आपको स्टिग्मा। Stigma is also known as eye spot, and this blue color structure is paraflagellar body. ये दोनों चीजें एक साथ क्या काम करती हैं? दे आर responsible for photo reception.
इसलिए हमने लिखा, इनको हम बोल सकते हैं फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर। दोनों में से अगर एक को निकाल देंगे तो एक काम नहीं कर पाएगा। और पैराफ्लैजुलर बॉडी का दूसरा काम भी है, ये दो छोटे फ्लैजुला को ज्वाइन करके बाहर एक ही लंबा फ्लैजुलम निकाल देगा। ठीक है जी। अब इनको लाइट को सेंस करने की जरूरत क्या है भाई? याद होगा आपको, मैंने काफी बार आपको बताया है कि जो यूग्लिना होता है इसमें मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। यूग्लिना हैज बेटा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है भाई? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है जब ये डार्कनेस में होगा तब ये करेगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तब ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट की तरफ ये मूव किया, इसने लाइट को सेंस किया। देखो आई ना यहां पर लाइट, इसको कैसे पता चला कि नहीं जी मैं लाइट में पहुंच चुका हूं? लाइट में इसको तब पता चलेगा ना कि मैं पहुंच गया हूं जब इसके पास लाइट को सेंस करने का, लाइट को महसूस करने वाला कोई स्ट्रक्चर होगा। तो अगर ये डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ पहुंचा, इसने लाइट को सेंस किया, और लाइट को सेंस करने के लिए इसके पास कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वही स्ट्रक्चर है बेटा जिसको हम फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर दो चीजों का बना है, स्टिग्मा प्लस पैरा। बोले तो ये करने लगेगा फोटोसिंथेसिस। ऐसा वाला न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाएगा, ऐसे वाले न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए जरूरी है इनके पास लाइट को सेंस करने वाला कोई स्ट्रक्चर। वही लाइट सेंसिंग वाला स्ट्रक्चर है स्टिग्मा प्लस पैराफ्लैजुलर बॉडी। समझ आ गई बात? हाँ, एनी डाउट इन दिस? ध्यान से देख लो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमको। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। कोई टेंशन नहीं ना? तो आगे बढ़े फिर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, रुको। मैं एक बार पिछले पेज पे वापस जाना चाहता हूं, जरा पिछले पेज को देखिए आप। इस डायग्राम में देखो जरा, कहीं पे पैरामाइलम दिखाई दे रहा है? पैरामाइलम या पैरामाइलॉन, ये रहा, दिस इज पैरामाइलॉन। अब ये पैरामाइलॉन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? वापस अपने वाले पेज पे। तो मतलब ये हुआ कि यूग्लिना सेल्स में आपको छोटे छोटे पैरामाइलॉन ग्रैन्यूल्स भी मिलेंगे। बाकी सारी चीजें तो उस वाले पेज पे दिखाई दी, अब जो छूटा है वो मैं यहां बता रहा हूं। पैरामाइलॉन, या आप सीधा बोल सकते हैं पैरामाइलम ग्रैन्यूल्स। पैरामाइलम ग्रैन्यूल क्या चीज है ये पैरामाइलम ग्रैन्यूल? बेटा पैरामाइलम एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ये स्टार्च के जैसा होता है। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू स्टार्च, और यही इनका स्टोर्ड फूड है। इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू स्टार्च, सिमिलर टू
starch, and this paramylon is the stored food, reserve food. क्या समझे? अब स्क्रीनशॉट लेके डन लिख सकते। हाँ जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब करते हैं बात रिप्रोडक्शन की, लेकिन रिप्रोडक्शन से पहले मैं वापस पिछले पेज पे जाना चाहूंगा, पिछले से पिछले पेज पे। ये देखिए, इसमें देखिए, मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। बेटा, इनके पेलिकल से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, वेवी हॉरिजॉन्टल लाइंस अराइज होते हैं, लाइक दिस। अगर ये इनका पेलिकल है, तो पेलिकल से आपको कुछ इस तरह के लाइंस आपको दिखेंगे। इनमें एक तरफ से हॉरिजॉन्टल वेवी लाइन अराइज हुई और दूसरी तरफ से जुड़ गई। इन हॉरिजॉन्टल प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स को बेटा मायोनीम्स बोलते हैं, मायोनीम्स। मायोनीम्स क्या काम करते हैं बेटा? मायोनीम्स आर कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर्स। आपको एक और स्क्रीनशॉट बाद में लेना पड़ेगा। कॉन्ट्रक्टाइल स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रक्टाइल थ्रेड्स, ये मायोनीम्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो थोड़ा सा इसको, इसकी सेल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के बाद इसको थोड़ा सा मूवमेंट में मदद करेंगे। मूवमेंट में तो फ्लैजलम मदद करता ही है, फ्लैजलम की वजह से मूवमेंट होती है, लेकिन मायोनीम्स भी कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस की वजह से एक प्रोपेलिंग फोर्स देंगे जिसकी मदद से ये अच्छे से मूव कर पाएंगे। ठीक है, इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ये मैं भूल गया था बताना। हो गया ना स्क्रीनशॉट? अब चलते हैं आगे। एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा। ये देखो, अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन मोस्टली होती है बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन। एंड बाइनरी फिशन आपको पता है, बाइनरी फिशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बोलेंगे मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस। बस हो गया हमारा काम, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे मुझे। बाइनरी फिशन से इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड दिस इज द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सवाल देखिए, बाइनरी फिशन भी इनमें होता कैसे? अगेन मैं यूग्लिना के सेल का ड्राइंग बना रहा हूं। ये देखिए, यही है ना? तो ये हुआ हमारा एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड, और ये रहा यूग्लिना का पोस्टीरियर एंड। अगर हम एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के थ्रू एक एक्सिस लगा दें, ये देखिए बेटा, एक्सिस समझते हो ना?
एक इमेजिनरी लाइन, तो ये रहा एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यहां पर लिख रहा हूं मैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ध्यान से सुनना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलेंगे। वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब अगर एक्सिस हमारे पास ऐसा है तो ऐसे एक्सिस को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। ये देखिए बेटा, एंटीरियर पोस्टीरियर, और ये वर्स है, एंड दिस एक्सिस इज longitudinal एक्सिस। अब देखिए, जब इनको बाइनरी फिशन करना होता है तो बाइनरी फिशन ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के थ्रू करते हैं, मतलब सेल का डिवीजन इसी एक्सिस के थ्रू होगा। सेल डिवाइड्स इन दिस मैनर, एक डॉटर सेल ये वाला बनेगा और दूसरा डॉटर सेल वो वाला बनेगा। ऐसा बाइनरी फिशन जिसमें सेल डिवाइड होता है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, ऐसे बाइनरी फिशन को हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन बोलेंगे। याद रखिए आप, मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम इज बाइनरी फिशन, बट विच वन? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ओके, जिसमें हमने क्या बोला था? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट या ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, ये वाला काम खत्म कर दिया। अब हमको किंगडम प्रोटिस्टा में बेटा पढ़ना है एक तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रोटोजुआ, ठीक है ना? तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए, आज की क्लास में इतना काफी है। ओके, चलिए बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बेटा। ओके बेटा, बाय। आप क्लास छोड़ सकते हैं।